हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी धुरंधर के बारे में। तो कहानी की शुरुआत में 1999 का समय दिखाया जाता है, जहां एक इंडियन प्लेन IC 814 को हाईजैक कर लिया गया था। ये हाईजैक पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा किया गया था। तब इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो का डायरेक्टर अजय सानियाल उन टेररिस्ट के साथ एक डील करता है और उस प्लेन के पैसेंजर्स को आजाद करवाता है। लेकिन अजय सानियाल उस घटना से बहुत गुस्सा हो गया था। वो पाकिस्तानियों को इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहता था। इसके लिए वो एक प्लान तैयार करता है, लेकिन रॉ के सेक्रेटरी इस काम के लिए उसे मना कर देते हैं। फिर 2 साल बाद सन 2001 में दिल्ली में पार्लियामेंट पर अटैक होता है, जिसमें पूरा देश हिल जाता है। तब प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री अजय सानियाल की उस प्लान के ऊपर अमल करने का फैसला करते हैं। एक ऐसा सीक्रेट मिशन जिसमें इंडिया का एक अंडरकवर एजेंट को पाकिस्तान भेजा जाने वाला था, जो कि वहां का अंडरवर्ल्ड का हिस्सा बनकर उनकी खुफिया जानकारी इंडिया को देगा। फिर अजय सानियाल ऑपरेशन धुरंधर के लिए एक जवान क्रिमिनल लड़के को चुनता है, जिसका नाम था जसकीरत सिंह। उसे कुछ टाइम बाद उम्र कैद या फांसी की सजा होने वाली थी और अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं थी। इसलिए अजय उस लड़के को एक नया मकसद बताता है और उसके जुनून और ताकत को देशभक्ति में लगा देता है। अब जसकीरत को 3 साल की ट्रेनिंग दी जाती है और वो 2004 में पाकिस्तान में पहुंचता है। वहां पर वो अपना नाम हमजा अली रखता है। वो कराची शहर की लियरी टाउन में जाता है, जो कि असल में एक खतरनाक एरिया था। वहाँ कई गुंडे बसे हुए थे और उन्होंने लियरी की अलग अलग हिस्सों में कब्जा करके रखा था। फिर हमजा वहाँ पे आलम नाम के एक आदमी के पास जाता है और उसकी जूस की दुकान पर काम करना शुरू कर देता है। आलम भी असल में एक इंडियन अंडरकवर एजेंट था, जो कि हमजा को बताता है कि लियारी में कई गुंडों की गैंग्स हैं, जो कि अलग अलग कौम के हिसाब से बटे हुए हैं और वहाँ 2 बड़े गैंगस्टर्स हैं जिनकी लियारी में हुकूमत चलती है। एक था बाबू डकैत, जो पठान गैंग का लीडर था, और दूसरा रहमान बलोच, जो कि बलोच कौम का मसीहा था, क्योंकि उसने लियारी की बलोचों की बहुत मदद की थी। रहमान असल में बाबू डकैत का नाजायज औलाद था, क्योंकि वो दोनों अलग बिरादरी अलग ग्रुप के थे, इसलिए उनमें गहरी दुश्मनी थी। जसकीरत यानी हमजा को यहाँ पे किसी बड़ी गैंग में शामिल होना था, ताकि वो उनके जरिए पूरे पाकिस्तान की अंडरवर्ल्ड तक पहुँच सके। और क्योंकि हमजा यहाँ बलोच कौम का बन के आया था, इसीलिए वो केवल रहमान बलोच के गैंग में जा सकता था। और इसके लिए आलम जूस वाला कोई तरीका खोजने लगता है। उसने अपनी एक खबरी, जो कि पठान गैंग का मेंबर था, उसे पता चलता है कि बाबू डकैत की आदमी एक शादी में रहमान डकैत के बेटे नईम को मारने वाले हैं, और अगर हमजा नईम को बचा ले तो वो रहमान के नजर में आ जाएगा और उसके ग्रुप में शामिल हो पाएगा। फिर आलम और हमजा उस शादी में जूस बांटने के लिए जाते हैं। तब वहाँ बाबू डकैत के आदमी आकर नईम पर हमला कर देते हैं। शादी में रहमान का छोटा बेटा फैजल भी आया था, जो कि उस गोलीबारी में फंस जाता है। हमजा उन दोनों भाइयों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में नईम मर जाता है और वो गुंडे वहां से भाग जाते हैं। लेकिन हमजा ने फैजल को बचा लिया था, जो कि ये बात अपने पिता रहमान को बताता है। रहमान को नईम की मौत का बहुत दुख होता है, लेकिन वो फैजल के जान बचाने पर हमजा के ऊपर बहुत खुश हो जाता है और उसे इनाम देने लगता है। लेकिन हमजा वो इनाम नहीं लेता और कहता है कि रहमान ने बलूचों के ऊपर जो एहसान किया है, उसके बदले उसने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। फिर हमजा उन लोगों को ये बताता है कि बाबू डकैत के आदमियों के पास कौन सी गन्स थी। ये सब सुनकर रहमान और उसके चचेरा भाई हुजैर बहुत खुश हो जाते हैं कि हमजा को हथियारों का भी नॉलेज है। वो लोग उसे अपने गैंग में शामिल कर लेते हैं। फिर वहाँ पे जमील जमाली नाम का एक पॉलिटिशियन आता है, जो कि पाकिस्तानी आवामी पार्टी यानी PAP का लीडर था। रहमान की गैंग और जलीम की पार्टी एक दूसरे के सपोर्टर थे, लेकिन जमील बहुत ही मतलबी आदमी था। उसे सिर्फ अपनी कुर्सी की ही फिक्र थी, जिसके लिए वो गुंडों का इस्तेमाल करके वोट जमा करता था। और अभी इलेक्शन आने वाले थे, इसलिए जमील को ये डर था कि अगर रहमान ने बाबू डकैत से अपनी बेटे की मौत का बदला लिया तो उससे पब्लिक बहक जाएगी और वो इलेक्शन हार जाएगा। इसी वजह से रहमान जमील और उजैर को बोलता है कि वो कुछ दिन तक कोई तमाशा ना करे। पर इधर रहमान बहुत गुस्से में था और वो बस बदला लेना चाहता था, लेकिन हुजैर और बाकी लोग उसे रोक रहे थे। यहाँ सिर्फ हमजा ही उसका साथ देता है और बोलता है कि बाबू डकैत ने जानबूझकर इलेक्शन के टाइम पे हमला किया है, क्योंकि उसे मालूम था कि PAP वाले उसे कुछ करने नहीं देंगे। हमजा के मुताबिक बाबू डकैत अभी बेफिक्र होगा और यही सही वक्त है उस पर हमला करने का।
और अगर वो पठान गैंग को अभी हरा दे तो लियारी पर सिर्फ बलूचों का राज होगा और पीएपी इलेक्शन भी जीत जाएगी। रहमान को ये बात बहुत पसंद आती है और वो लोग प्लान बनाकर एक दिन बाबू डकैत के अलग अलग आदमी को उन्हें घेर लेते हैं और खत्म कर देते हैं। आखिर में रहमान बाबू डकैत को यानी अपने ही पिता को सरेआम बुरी तरह से मार डालता है, जिससे लियारी में रहमान का दबदबा काफी हद तक बढ़ जाता है और पीएपी आसानी से इलेक्शन जीत जाती है। अब हमजा रहमान का सबसे खास आदमी बन गया था और उसके सभी काली धंधे संभालने लग गया था। इसमें सबसे मेन काम था नकली बंदूक और बारूद का बिजनेस। इस सब के बीच हमजा को जमील की बेटी येलिना से प्यार हो जाता है। वो उसके साथ काफी टाइम बिताता है। फिर सन 2008 में रहमान की मुलाकात खनानी ब्रदर्स नाम के दो बड़े बिजनेसमैन से होता है। ये दोनों भाई रहमान को पॉलिटिक्स में उतरने के लिए कहते हैं, जिसके लिए वो तैयार हो जाता है। इसके बाद खनानी ब्रदर्स रहमान को मेजर इकबाल से मिलवाते हैं, जो कि आईएसआई का लीडर था और वो बड़े बड़े टेररिस्ट के साथ काम करता था। वहाँ पर वो सब रहमान से बंदूक और बारूद खरीदने का बात करते हैं, लेकिन नकली नहीं, असली माल। हुजैर उन लोगों को बताता है कि वो लोग सिर्फ नकली बंदूकों का बिजनेस करते हैं। तब मेजर इकबाल उन्हें बोलता है कि वो लोग असली माल बलूचिस्तान के रेबेल लीडर सिरानी से ले सकते हैं, जिनके पास वो सारा सामान मिल जाएगा। आईएसआई वाले डायरेक्टली उनके साथ ये सौदा नहीं कर सकते, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग अपनी आजादी और हक के लिए उन्हीं से लड़ रहे थे। इसीलिए इकबाल चाहता था कि रहमान उनसे ये सामान खरीद के ले आए, क्योंकि सिरानी उसका अच्छा दोस्त था, जो कि उसे आसानी से सब कुछ दे देगा। पहले तो रहमान इसके लिए नहीं मानता, क्योंकि वो बलूचों का सपोर्टर था और वो आईएसआई वालों के साथ देकर अपनी कौम को धोखा देना नहीं चाहता था। पर इकबाल रहमान को बोलता है कि अगर वो ये काम कर देता है तो वो प्रेसिडेंट से बात करके उसे आसानी से पॉलिटिक्स में उतार देगा। उसके अलावा इकबाल ये बताता है कि वो उन हथियार और बारूद से बलूचिस्तान को परेशान नहीं करेगा, बल्कि उससे इंडिया पे हमला किया जाने वाला है। और ये सब सुनकर रहमान उस काम के लिए तैयार हो जाता है। इधर हमजा को ये सबसे ये समझ में आ गया था कि एक तो आईएसआई जल्दी ही इंडिया पे हमला करने वाला है, और दूसरी बात ये कि खनानी भाइयों के पास इंडिया के 500 और 1000 के नोटों का प्रिंटिंग प्लेट्स है, जिससे वो मेजर इकबाल के साथ मिलकर बहुत सारी नकली नोट छाप रहे हैं और उसे इंडिया भेज रहे हैं। हमजा ये दोनों बात आलम जूस वाले को बताता है, जो कि ये खबर अजय सानियाल तक पहुंचा देता है। इस पर अजय बोलता है कि फेक करेंसी के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रोकना अभी बहुत मुश्किल है। अभी फिलहाल उनके सामने उससे बड़ा मुद्दा है, जो कि था आईएसआई का इंडिया पे अटैक, और वो 3 अक्टूबर 2008 के दिन हो सकता था। इसलिए इंडियन मिलिट्री वाले इसके लिए तैयार हो जाते हैं और अपने कुछ शहरों का सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं। दूसरी तरफ जमील जमाली को ये पता चलता है कि रहमान अब पॉलिटिक्स में उतरने वाला है, जिससे उसे बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि रहमान अगर राजनीति में आ गया तो उसकी कुर्सी छीन जाएगी। इसलिए जमील अभी उसे मारने का सोचता है, और इसलिए वो एक पुलिस ऑफिसर से हाथ मिलाता है, जिसका नाम था चौधरी असलम, जो कि सभी गुंडों और रहमान डकैत का खास दुश्मन था। चौधरी असलम पहले कराची का एसपी था, पर अभी वो कई साल से सस्पेंडेड था, लेकिन जमील अभी उसके काम के लिए उसे फिर से एसपी बना देता है, और न सिर्फ रहमान बल्कि पूरे लियारी से सभी गुंडों को साफ करने का जिम्मेदारी देता है। पर असलम उसे बोलता है कि वो इतना बड़ा काम अकेले नहीं कर सकता, इसके लिए उसे एक बड़ी मिलिट्री टीम चाहिए, और जमील इसके लिए मान जाता है। अब चौधरी असलम लियारी टास्क फोर्स नाम की एक स्पेशल टीम बनाता है, जो कि सबसे पहले रहमान को मारने की मिशन पर भिड़ जाती है। उधर रहमान के गैंग वाले बलूचिस्तान जाकर सिरानी से बहुत सारे गन्स खरीदते हैं, और जब वो सामान मेजर इकबाल के पास पहुंचाने का दिन आता है, तब अचानक रहमान का छोटा बेटा फैजल का तबीयत खराब हो जाता है। इसीलिए रहमान अपने बीवी और बेटे के साथ हॉस्पिटल चला जाता है। वो हुजैर और हमजा को उन हथियारों की डिलीवरी करने के लिए बोलता है। वो दोनों जब गन्स पहुंचाते हैं तो वहाँ मेजर इकबाल कुछ जवान लड़कों को वो गन्स देता है, और उनमें से एक था अजमल कसाफ। फिर यहाँ हमजा को इकबाल से ये पता चलता है कि इंडिया पे अटैक वाली डेट अभी चेंज हो गई है, क्योंकि एक जासूस ने उन्हें पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। इससे हमजा को लगता है कि शायद उसकी पोल खुल गई, लेकिन तब मेजर इकबाल उसे एक इंडियन जासूस के पास लेके जाता है और उसे बुरी तरह टॉर्चर करता है। ये देखकर हमजा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिलहाल उसे इस बात से राहत मिलता है कि उसका राज नहीं खुला।
दूसरी तरफ जब रहमान अपने बेटे को हॉस्पिटल लेके जा रहा था तो रास्ते में उसमें लियारी टास्क फोर्स वाले हमला कर देते हैं और आखिर में एसपी चौधरी असलम उसे गिरफ्तार कर लेता है। वो उसे मारने के लिए एक सुनसान इलाके में ले जाता है। उधर जब हमजा और हुजैर को रहमान की गिरफ्तारी के बारे में पता चलता है तो हमजा को घर के एक नौकर पर शक होता है कि उसने फैजल के खाने में कुछ मिलाया था और उससे वो बीमार हो गया, ताकि रहमान वो हथियारों की डिलीवरी छोड़कर उसे हॉस्पिटल ले जाए और उसकी गिरफ्तारी हो जाए। इसीलिए हमजा घर जाकर उस नौकर को बहुत ज्यादा पीटता है और उसे सवाल करता है और वहाँ से उसे पता चलता है कि वो अरशद पप्पू नाम के गैंगस्टर के लिए काम करता है, जो कि असल में बाबू डकैत का साथी था। अब हुजैर और हमजा जमील को फोन करके बोलते हैं कि वो रहमान को एसपी की कैद से छुड़वाए, जिसके लिए वो हाँ करता है, पर असल में इस मैटर के पीछे उसी का हाथ था। इसीलिए वो बेफिक्र होकर टाइम पास करता है। इसी दौरान हमजा को जमील की बेटी येलिना एक वीडियो भेजती है जिसमें उसके पिता एसपी और अरशद पप्पू के साथ बैठकर रहमान को मारने का प्लान बना रहे थे। येलिना हमजा से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए उसने उसकी खातिर अपने पिता की जासूसी की। अब हमजा येलिना को अपने घर जाकर वहां रुकने के लिए बोलता है। इसके बाद वो जमील को वो वीडियो भेजता है और कॉल करके उसे बोलता है कि एसपी ने अगर रहमान को नहीं छोड़ा तो वो इस वीडियो को वायरल कर देगा और येलिना को मार देगा। ये सुनकर जमील बहुत डर जाता है और चौधरी असलम को फोन करके रहमान को छोड़ने के लिए बोलता है, लेकिन एसपी उसकी बात नहीं मानता और रहमान को मारने की तैयारी करने लगता है। उधर हमजा को जब ये बात पता चलता है वो हुजैर और कुछ गुंडों के साथ लियारी टास्क फोर्स के ऑफिस में पहुंच जाता है और वहां वो सभी पुलिस वालों को मारने लगते हैं। ये खबर जब एसपी असलम को मिलती है तो उसे अपने साथियों के जान बचाने के लिए रहमान को छोड़ना पड़ता है। इस तरह से हमजा ने उसे मौत की मुंह से बचा लिया, जिसपे रहमान उस पे फिदा हो जाता है और उस पे बहुत ज्यादा भरोसा करने लगता है। फिर आता है 26 नवंबर 2008 का दिन, जब आईएसआई के कुछ टेररिस्ट मुंबई पर अटैक करते हैं। ये देखकर मेजर इकबाल, खनानी ब्रदर्स और रहमान बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन हमजा को इससे बहुत दुख होता है क्योंकि वो उस हमले के बारे में पहले से इंडिया को बता नहीं पाया। इसीलिए वो गुस्से में मेजर इकबाल, रहमान और उसके साथियों को मारने का सोचता है, लेकिन आलम उसे रोकता है और कहता है कि उन्हें जोश के बदले होश से काम लेना होगा, क्योंकि अगर वो पकड़े गए तो उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसी वजह से हमजा थोड़ा सब्र करता है और सही वक्त आने का इंतजार करता है। फिर 2009 में रहमान खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी शुरू करता है जिसका नाम था पीपल्स अमन कमेटी, जिसका सपोर्ट पाकिस्तान का पीएम भी कर रहा था, क्योंकि मेजर इकबाल ने उससे रहमान की सिफारिश की थी। रहमान को पॉलिटिक्स में खड़ा हुआ देखकर जमील को बहुत बुरा लगता है। ये सब पर येलिना भी अपने पिता के घर छोड़कर हमजा के घर पे रह रही थी। इससे जमील को और तकलीफ होती है। फिर एक दिन हमजा येलिना को बोलता है कि वो अपने पिता को यहाँ मिलने के लिए बुलाए। तब हमजा जमील को बोलता है कि उसने आज तक अपनी कुर्सी बचाने के लिए कई गुंडों से हाथ मिलाया, लेकिन वो उसे कभी भी धोखा देकर उससे लियारी छीन सकते हैं। इसीलिए उसे राजनीति में अगर अपना दबदबा कायम रखना है तो किसी ऐसे इंसान का साथ दे जो उसका रिश्तेदार हो और उससे वफादारी निभाए। मतलब हमजा इनडायरेक्टली जमील से उसकी बेटी का हाथ मांग रहा था और जमील भी ये बात समझ जाता है कि अगर वो रहमान और अरशद जैसे गुंडों का साथ छोड़कर हमजा को अपना दामाद बनाया तो वो उसके मदद से पूरे कराची और पाकिस्तान पर राज कर पाएगा। इसीलिए जमील वो रिश्ता कबूल कर लेता है। तब हमजा उसके साथ मिलकर रहमान को मारने का प्लान बनाता है, जिसमें वो एसपी असलम को भी शामिल करते हैं, क्योंकि वही एनकाउंटर करके रहमान को मारेगा। फिर हमजा और येलिना की शादी होती है जिसमें सब लोग आते हैं। वहाँ मेजर इकबाल रहमान को बोलता है कि वो 15 अगस्त 2009 में अमृतसर में मुंबई जैसा एक हमला करना चाहते हैं, जिसके लिए उसे और हथियार चाहिए। तब रहमान और उसके बाकी लोग सिरानी से माल लेने की तारीख सोचने लगते हैं, और क्योंकि उस वक्त बाकी लोग नशे में थे इसलिए ये काम हमजा करता है और वो जानबूझकर एक ऐसी डेट चुनता है जिस दिन एक और प्रोग्राम था, ताकि आधे लोग कहीं और चले जाएं और वो रहमान को मार पाए। फिर 9 अगस्त 2009 के दिन रहमान की टीम एक वाटर पाइपलाइन उद्घाटन करने जाती है। वहाँ हुजैर को सिरानी का कॉल आता है हथियारों की डिलीवरी के लिए, इसलिए हुजैर कुछ लोगों के साथ वहाँ चला जाता है। तब हमजा उस उद्घाटन से लौटते वक्त रहमान की कार को एक सुनसान जंगल की तरफ मोड़ लेता है, जहाँ आगे लियारी टास्क फोर्स उनका इंतजार कर रही थी। रास्ते में रहमान को शक होता है तो वो कार को रोकने के लिए बोलता है, लेकिन जब हमजा वो कार नहीं रोकता
तो रहमान और बाकी लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं। तब हमजा उस कार को थोड़ा आगे ले जाता है और एक जगह क्रैश कर देता है। वहाँ पर एसपी असलम का टीम आ जाती है। फिर हमजा उस जंगल में भागने लगता है। तब रहमान का एक आदमी उसका पीछा करके उससे लड़ने लगता है, लेकिन हमजा उसे मार डालता है। उधर रहमान असलम से बचकर उस जंगल में भागने लगता है और वहाँ उन दोनों के बीच में मारपीट शुरू हो जाता है। लेकिन वहाँ पे अभी हमजा आ जाता है और एसपी की मदद करता है। आखिर में हमजा रहमान को पीट पीट के बहुत घायल कर देता है और असलम उसके गले पर गोली मार देता है, जिससे वो मरने की कगार पर पहुंच जाता है। पर वो दोनों उसे जान से नहीं मारते, क्योंकि हमजा सबके सामने उसे बचाने का नाटक करना चाहता था। फिर वो जख्मी रहमान को एक ऑटो में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाता है, जहां रहमान मर जाता है। फिर वहां हुजैर आता है, जिसे हमजा बताता है कि एसपी असलम ने रहमान को मार दिया। फिर ये न्यूज हर जगह फैल जाती है और सबको लगता है कि हमजा ने रहमान को बचाने की पूरी कोशिश की। अब इसीलिए वो सबकी नजर में हीरो बन जाता है। अब हमजा अपने घर जाता है और अपने डायरी से रहमान डकैत का नाम काट के दूसरे टेररिस्ट को मारने की तैयारी करता है। इसके आगे की कहानी धुरंधर पार्ट 2 में दिखाई जाएगी, जो कि इस महीने मार्च 19 तारीख को रिलीज होने वाली है। उस मूवी में हमें जसकीरत सिंह की बैक स्टोरी के बारे में पता चलेगी और बाद में वो रहमान की जगह लेकर पाकिस्तान की अंडरवर्ल्ड को तबाह करेगा। तो ये थी धुरंधर मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए और मैं मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ ईच अदर, बाय। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।